नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, आज चर्चा का विषय है स्वास्थ्य। हमारे और आपके बीच कैसा हो स्वास्थ्य, कैसा हो लाइफस्टाइल, इसी पर आज बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर देबुज्योति धर साहब हैं। सर का मैं परिचय दे दूं। सर को-फाउंडर और डायरेक्टर हैं ल्यूसीन रिच बायो के और लीड ऑथर भी हैं। इन्होंने कई स्टडी पेपर्स पब्लिश किए हैं। तो सबसे पहले सर का हम स्वागत करेंगे। डॉक्टर धर साहब, आपने अपना कीमती समय लोकमत हिंदी को दिया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विशाल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो रिसेंट जो कलकत्ता में जो रेप केस हुआ है सर, डॉक्टर्स कम्युनिटी जो है लामबंद हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 तारीख तक जो है 5 बजे तक आप जो है काम तक लौट जाइए। मंगलवार को कल तक उन्होंने डेडलाइन दिया था। हालांकि उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। सबसे पहले डॉक्टर कम्युनिटीज को आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप उस समुदाय से आते हैं, साइंटिस्ट भी हैं। सबसे पहले आपसे रिएक्शन लेना चाहेंगे सर, कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, मामला बहुत ही जघन्य है। मतलब जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन इसके साथ बहुत सारे पहलू जुड़े हुए हैं। इसमें पॉलिटिक्स भी आ गया है जो कि इस मामले को और ज़्यादा खींच रहा है मेरे हिसाब से। देखिए, डॉक्टर्स हो, साइंटिस्ट हो या कोई भी प्रोफेशनल हो, उसका एनवायरनमेंट जिसमें वो काम करते हैं वो सेफ होना चाहिए। और मैं इस मामले में बहुत मतलब एक मेरा व्यू पॉइंट है कि इसमें मेल फीमेल का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आप अगर कोई भी आप मीडिया से आते हैं, मीडिया का भी जो एनवायरनमेंट है वो सेफ होना चाहिए। अब देखिए, केरला में मी टू स्कैंडल आ रहा है और अगर हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर ले एक ही जेंडर से, वो भी सही नहीं है। बिकॉज बहुत सारे केसेस दोनों जेंडर्स के खिलाफ होते हैं। कुछ रिपोर्ट होते हैं, कुछ रिपोर्ट नहीं होते हैं। बट जो डॉक्टर्स का केस है वो थोड़ा सा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो फ्रंट लाइन में जाके लोगों का देखभाल करते हैं, उनको उनकी चिकित्सा करते हैं। तो उनका उनको अगर हम सुरक्षा नहीं दे पाए तो ये पूरा कम्युनिटी के लिए एक काला धब्बा जैसा है। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये बहुत ही जघन्य अपराध तो अपराध ही है, लेकिन उसके बाद जो पॉलिटिक्स हो रहा है और ये सब हो रहा है, ये आई थिंक नहीं होना चाहिए था। मेरा ये ओपिनियन है ऑन दिस। जी। डॉक्टर साहब, अब आते हैं मंकी पॉक्स को लेकर। देखिए, भारत में अब एमपॉक्स ने जो है सर, अब वो दस्तक दे दी है। इसकी पुष्टि जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उसने भी कर दिया है। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे सर कि एमपॉक्स है क्या? एमपॉक्स इसका नाम है या मंकी पॉक्स? ये आप आसान भाषा में बताइए सर। देखिए, इसका नाम बेसिकली पहले मंकी पॉक्स ही था, लेकिन कोई भी डिजीज को ना हम किसी एनिमल या किसी चीज के साथ जोड़ेंगे तो एक स्टिग्मा हो जाता है। तो स्टिग्मा को हटाने के लिए इसका नाम बदल के एमपॉक्स कर दिया गया है। तो बेसिकली ये वायरल डिजीज है। ये वही वायरस फैमिली को बिलोंग करता है जो आपका स्मॉल पॉक्स वगैरह कॉज करता है। तो उसके सिम्टम्स जो है वो मोरलेस सिमिलर है, उतना ज्यादा हार्श नहीं है, लेकिन सिम्टम्स सिमिलर है। आपका रैशेज आते हैं, उसमें पुस्ट्यूल्स होते हैं, उसमें फ्लूइड भर जाता है, बुखार वगैरह होता है। एक अच्छी बात इस पर्टिकुलर डिजीज का है कि ये सेल्फ लिमिटिंग है, इन द सेंस ये 7 दिन 10 दिन 15 दिन के अंदर खुद ही ठीक हो जाने का इसमें चांसेस होता है। तो ये मोटा मोटी डिजीज है। देखिए, ये जो डिजीज है ये जनरली अफ्रीका में ज्यादा पाया जाता है और सीमित भी रहा है मोरलेस। आई थिंक कॉन्गो जो एक देश है अफ्रीका में, वहां पे ये अभी जो एक आउटब्रेक हुआ वहां से स्टार्ट हुआ है और आसपास के ईस्ट अफ्रीकन स्टेट्स में ये फैला है। तो अभी इंडिया में एक केस, आपने सही कहा, एक डिटेक्ट हुआ है, लेकिन वो व्यक्ति शायद वहां पे ट्रैवल करके आए थे उस एरिया में, इसलिए शायद वो हुआ है। लेकिन उनको अभी अलग रखा गया है। तो मेरे हिसाब से ज्यादा पैनिक करने का जरूरत नहीं है। लेकिन यही है कि और एक चीज जो मैंने मीडिया में पढ़ा था कि जब उन्होंने उस वायरस के बारे में जानकारी हासिल की, तो ये जो वायरस के ना डिफरेंट क्लेड्स होते हैं, मतलब एक ही वायरस के डिफरेंट, आप बोल सकते हैं मतलब इजी उसमें कि अलग अलग छोटे छोटे अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं। तो ये जो पहले कोविड के समय में डॉक्टर धर, पहले कोविड के समय में हम लोगों ने सुना था कि वायरस जो है वो म्यूटेट हो रहा है लगातार, वो और मजबूत होता जा रहा है। क्या वही टर्मिनोलॉजी है सर? सिमिलर है, मोर और लेस सिमिलर है, क्योंकि ये म्यूटेशन से ही क्लेड्स वगैरह बनते हैं। तो ये जो क्लेड है जो इंडियन पेशेंट में पाया गया है, मैंने जो मीडिया रिपोर्ट में पढ़ा है, वो क्लेड वो नहीं है जो अभी थोड़ा सा आउटब्रेक अफ्रीका में हो रहा है। तो वो जो आउटब्रेक हो रहा है, जो क्लेड हो रहा है,
वो आई थिंक 1 clade 1 है और इनको जो मिला है वो clade 2 है, और वो एक अच्छी बात है मेरे हिसाब से। तो वो ज्यादा इन्फेक्शियस शायद नहीं है, बट हमको हम लोग को हमेशा यू हैव टू वेरी केयरफुल, इन्फेक्शियस हो ना हो, वी हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज ये डिजीज जो है ये छूने से और क्लोज कांटेक्ट से फैलता है, जैसे हमने कोविड में देखा है। तो हमको इसलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहिए, हालांकि अभी चिंता की ज्यादा बात है। जी। सर, जो लोग हैं जिनसे मैं बात करता हूँ या जो कम्युनिटी है जितनी भी, वो कह रही है कि देखिए कोविड भी ऐसा ही आया था। केरला वाज़ द फर्स्ट स्टेट जो कहा गया था कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये वायरस फैला है, वहाँ से लोग ने ट्रैवल कर यहाँ आए और यहाँ से देखिए फैल गया है। तो सर कोविड के समय हम लोग वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा हम लोगों ने सवाल उठाया था। कहा था कि कब तक जितना जल्दी आ जाए, लग जाए तो जान बच जाए। तो क्या एमपॉक्स को भी लेकर स्टोरीज़ आ रही है सर कि क्या वैक्सीनेशन की ज़रूरत है क्या? अभी तो नहीं है, बट एमपॉक्स का वैक्सीन अवेलेबल है। तो जैसे कोविड का क्या था, वो जो वायरस था वो डिफरेंट था, वो SARS-CoV-2 वायरस था। और सार्स एज सच जो वायरस है वो भी काफी म्यूटेट करता है, और पहले भी सार्स के कुछ एपिडेमिक हुए थे डिफरेंट रीजन्स में, लेकिन वो कंटेन्ड हो गए थे। लेकिन बाद में ये पैंडेमिक का रूप ले लिया था 2020 में, जो हम सब ने झेला है, देखा है। तो लेकिन मंकी पॉक्स या एम पॉक्स जिसे हम कहते हैं, वो अभी तक उतना बड़ा कोई एंडेमिक मतलब एपिडेमिक हुआ नहीं है उतना उच्च स्केल में। इसलिए अभी तो हालांकि कुछ वैक्सीन अवेलेबल हैं, लेकिन अभी उतना ज्यादा चिंता की बात नहीं है अभी तक, बट थिंग्स माइट चेंज टुमारो। और मेरे ख्याल से बिकॉज based on our experience from COVID, I think government is also very proactive. उन्होंने एयरपोर्ट्स वगैरह में स्क्रीनिंग बढ़ा दिया है, खासकर जो लोग उन सब एरिया से आ रहे हैं ट्रैवल करके, उनका स्क्रीनिंग शायद बढ़ रहा है खास। और ये जो स्किन क्लिनिक्स हैं जहाँ पे स्किन डिजीज वगैरह देखा जाता है, पेडियाट्रिक क्लिनिक्स है, उनको थोड़ा सा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को बोला गया कि आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा ताकि स्प्रेड ना हो पाए। तो आई थिंक गवर्नमेंट हैज लर्न्ड, एंड आई थिंक हम सबको अवेयर होना चाहिए। ये सिर्फ गवर्नमेंट का तो बात है नहीं, हमको भी थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा, बट एज ऑफ नाउ अभी ठीक है, ज्यादा चिंता की बात। देन डॉक्टर धर, नेक्स्ट सवाल मेरा आता है कि जो लोगों में अभी जो डर है कि मान लीजिए मुझे वैक्सीन लग जाता तो मैं बच जाता, तो ऐसे पहली क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या उतने डरने की जरूरत है एमपॉक्स से? अगर ना, तो क्या वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है सर? वो भी लगवा लें या वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी रखें? अभी तो वेट एंड वॉच है, वैक्सीनेशन अननेसेसरी लगाने की जरूरत है। जी जी जी। अब सर नेक्स्ट सवाल पे हम आते हैं जो आपसे भी रिलेटेड है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सर कि ल्यूसीन बायो जो है ये काम क्या करती है, उससे आप कैसे एसोसिएटेड है? थैंक यू। तो देखिए, ल्यूसीन रिच बायो एक 10 साल पुराना स्टार्टअप है। हमने इस कंपनी को जब स्टार्ट किया था, हम लोग जीनोमिक्स में काम करते हैं। तो जीनोमिक्स होता है जहाँ पे आप अपने जीन्स वगैरह को स्टडी करते हैं। तो हमने जब स्टार्ट किया, हमने पहले 2-3 साल लगाए। एक कंसेप्ट है जिसको मैं हिंदी में समझाना चाहूंगा आपके अनुमति से। ये कंसेप्ट है माइक्रोबायोम। तो माइक्रोबायोम या माइक्रोबायोटा क्या होता है? देखिए, हम जब बैठे हैं, आप बैठे, मैं बैठा हूँ, हमारे आसपास बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु हैं जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जो हमें दिखते नहीं, जो इनविजिबल है सर। इनविजिबल है, लेकिन वो होते हैं, है ना। जैसे आपके पर वो दिखते हैं, कैसे दिखेंगे? वो आपको माइक्रोस्कोप में दिखेंगे, वो आपको जब आप उसको एम्पलीफाई करके देखेंगे तो दिखते हैं। यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सूक्ष्म जीवाणु आपके शरीर के अंदर भी होते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारे होते हैं, इसमें सिर्फ बैक्टीरिया नहीं होते। हम ज्यादातर सुनते हैं कि बैक्टीरिया है, लेकिन ये बैक्टीरिया नहीं, ये बैक्टीरिया भी होते हैं, वायरस भी होते हैं, फंगस भी होते हैं, प्रोटोजोन्स भी होते हैं, बहुत सारे अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलके हमारे शरीर को हेल्दी या अनहेल्दी बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे शरीर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसका जो सबसे बड़ा जो स्थान है जहाँ पे वो रहते हैं, वो है हमारे इंटेस्टाइन और हमारी आंत, जिसे हम कहते हैं हिंदी में इंटेस्टाइन। तो ल्यूसीन रिच बायो ने इंडिया में सबसे पहले और साउथ एशिया में सबसे पहले ये गट माइक्रोबायोम टेस्ट लॉन्च किया था, जिसका नाम है बक्सपीक्स। तो ये क्या करता है? ये एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, यानी कि हमको शरीर के अंदर घुसने का जरूरत नहीं होता है। हम स्टूल सैंपल्स को लेके, क्योंकि स्टूल कहाँ से आ रहा है? आपका इंटेस्टाइन से आ रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन से आ रहा है। तो स्टूल सैंपल को लेके उसके अंदर हम जो डीएनए है वो निकालते हैं। अब आपको पता होगा, ये कोविड के समय आपने सुना होगा डीएनए सीक्वेंसिंग वगैरह
उसमें क्या होता है कि हम सीक्वेंस करते हैं, डीएनए जो होता है उसको सीक्वेंस करते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। ओके। उससे हमें पता चलता है कि आपके इंटेस्टाइन में क्या क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन से जी बैक्टीरिया हैं, कौन से वायरसेस हैं, कौन से फंगाई हैं। उसके जी बेसिस पे हम एक रिपोर्ट बनाते हैं, और उस रिपोर्ट जी में हम आपको, इसमें कुछ पेटेंट पेंडिंग टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें हम एक इंडेक्स बनाया जिसको आपका गट हेल्थ कैसा है वो हम एक बताते हैं कि आपका गट हेल्थ अच्छा है कि डॉक्टर अच्छा उधर नहीं यहीं है। पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। देखिए एक टर्मिनोलॉजी अभी आ गया, गट हेल्थ। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग, कि गट हेल्थ होता क्या है सर? हाँ, देखिए गट हेल्थ मतलब क्या है, मैं आपको आयुर्वेदा के जमाने में ले जाना चाहता हूँ। देखिए हमारे जो अपने जो ग्रंथ है ना, आयुर्वेदिक जी ग्रंथ हैं, ये हमेशा से गट यानी कि आंत के हेल्थ के ऊपर बहुत एम्फोसिस देते हैं। ठीक है, इनफैक्ट जो मॉडर्न मेडिसिन के फादर या जनक बोले जाते हैं, हिपोक्रेट्स, उन्होंने एक ओके एक टर्म बोला था कि ऑल डिजीजेस बिगिन इन द गट, मतलब हर एक डिजीज गट से ही उत्पन्न होता है। यानी कि गट का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। और हम जब गट हेल्थ बोलते हैं, हम क्या मीन जी करते हैं? इसका एक मीनिंग, जो मेजर मीनिंग है, वो है कि इसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जी सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनका जी जो बैलेंस है वो सही होना चाहिए। अगर वो बैलेंस बिगड़ जाता है, अगर उसमें जी गलत बैक्टीरिया ज्यादा पनपने लगते हैं या गलत वायरसेस या फंगाई बढ़ने लगते हैं, वो जी बैलेंस बिगड़ने के कारण पूरे शरीर में एक 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 तरह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या अलग अलग तरह की बीमारियों का उत्पत्ति होने का चांस होता है। तो जी इसलिए अभी मॉडर्न साइंस, जो ये सीक्वेंसिंग जो मैं आपको बता रहा था, जिससे हम डीएनए सीक्वेंस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके बेसिस जी पे हम अब बिना अंदर घुसे बॉडी के हम ये पता कर सकते हैं कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं गट में और उनका बैलेंस कैसा है। अगर जी बैलेंस बिगड़ा हुआ है, दैट मीन्स आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है, और सूनर जी और लेटर आपको कुछ ना कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस उसके उसके प्रभाव दिख सकते हैं। तो इसी जी के ऊपर जी ये जो बक्सफिक्स है, जो हमारा टेस्ट है, उस पे काम करता है। इसमें हम पर्सनलाइज न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशन देते हैं, जिसको जिसको जिसका साइंस जो है उसका ये है कि देखिए हम जो भी खाना खाते हैं वो जाता है इंटेस्टाइन में, और ये जो जी खाना है ये हमारे बैक्टीरिया को भी कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो जी अगर हम खाना वही खाएं जो अच्छे बैक्टीरिया, अच्छे फंगस को ग्रो करने में हेल्प करे, तो आपका जो डिसबैलेंस है उसको हम बैलेंस कर जी सकते हैं। जी ठीक है, जी तो ये बेसिकली मोटा मोटी उसका निसार है। जी जी। डॉक्टर धर, मैं जहां तक पढ़ता हूँ, लोगों की बातें सुनता हूँ, तो एक कमेंट आता है कि पेट में भी हमारे बैक्टीरिया है, उसको कहते हैं गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। ये क्या मामला होता है सर? कभी कभी कहा जाता था कि टीवी एड्स में भी हम लोग देखते थे कि कुछ एक ड्रिंक है, सप्लीमेंट है, आई डोंट वांट टू नेम दैट ड्रिंक, वो लीजिए तो वो आपके पेट के अंदर है ना गुड बैक्टीरिया उत्पन्न करेगा। ये मामला क्या होता है सर? और वो क्या कमी आ जाती है, क्या डिफिशियंसी आ जाती है हमारे शरीर में या नहीं? देखिए बिल्कुल सही बात है। क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी बता रहा था कि खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्या खा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अंदर के बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। अगर हम, जी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर हम बहुत फैटी फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, उससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया, जो अच्छे बैक्टीरिया वो ग्रो नहीं करेंगे, उसमें वो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे जो वो खाना को, जिनके लिए वो खाना अच्छा है। लेकिन जब वो गलत बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो उनका बॉडी में एक गलत प्रभाव पड़ता है। वो इम्यूनिटी वीक जी हो सकता है, एक इन्फ्लेमेशन का कंडीशन आ सकता है, वो आपका आपका मानसिक हेल्थ के को भी अफेक्ट कर सकता है, बहुत कुछ नेगेटिव जी चीजें हो सकती हैं। इसलिए जैसा आपने जी कहा, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, इन ये होते हैं, ये इंटेस्टाइन में होते हैं, जो हम पेट कहते हैं बेसिकली वो इंटेस्टाइन है, और इंटेस्टाइन जी में ये बैक्टीरिया होते हैं, और इनका बहुत बड़ा रोल है, और ये रोल अभी रिसर्च में ज्यादा उभर के आ रहा है। पहले ये माना जाता था, लेकिन अभी रिसर्च के थ्रू इनका रोल और उभर के आ रहा है। जी। देन डॉक्टर धर, नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि जब सारी बीमारियां हमारे पैंक्रियाज से, गट से स्टार्ट हो रही है, तो आपने तो ये प्रॉब्लम बताया, अब व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? क्या करें, क्या खाएं, कैसे अपने जो गट को है या पैंक्रियाज को है अच्छा रखा जाए? मैं आपको एक थोड़ा करेक्ट करूंगा, सारी बीमारियां गट से नहीं आती है, लेकिन ये जी एक एक प्लीज। एक, एक, एक टर्म था जो जी हिपोक्रेट्स ने यूज किया था। हाँ, जी बहुत सारे डिजीजेज जो हैं वो गट में
गट एग्जैक्टली। अनहेल्दी होने के कारण पनप सकते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा जी चेंज कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे जी बीमारियों के बहुत सारे कारण होते हैं, कुछ जेनेटिक कारण जी होते हैं, कुछ लाइफस्टाइल के कारण होते हैं और कुछ नोन एंड अननोन कारण होते हैं जिसका रिसर्च अभी भी चल रहा है। लेकिन गट को सर। हेल्दी रखने के लिए खाना जो हम खाते हैं उसमें देखिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको फाइबर इनटेक बढ़ाना चाहिए, ठीक है। जी दूसरा आपको प्रोसेस्ड फूड कम खाना चाहिए। तीसरा आपको जी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने चाहिए, जो कि हम जी बचपन से सुनते आ रहे हैं। और इसके साथ एक जी और ऐड कर लीजिए, वो है हमें फर्मेंटेड फूड खाना चाहिए। जैसे हम दही खाते हैं फर्मेंटेड ना, फूड क्या दही सर? जी जैसे दही हो गया, दही जी फर्मेंटेड फूड है ना। तो इस जी तरीके से जी बहुत सारे फर्मेंटेड फूड अवेलेबल है। जैसे हम किमची, आपने किमची का नाम सुना होगा, एक तरह का सलाद होता है जो कि फर्मेंटेशन ओके से बनता है। ओके तो इस ओके तरीके से सावरक्रॉट होता है, वो और एक होता है। तो इस तरीके से काफी, कंबुचा आपने बहुत सुना होगा, कंबुचा एक तरीके का चाय होता है लेकिन वो फर्मेंटेड होता है। तो आप अभी ओके। देखेंगे एक बज है मार्केट में अबाउट फर्मेंटेड फूड, उसका क्योंकि हम्म, रिसर्च अभी सजेस्ट कर रहा है कि आप जितना फर्मेंटेड फूड खाओगे, जितना आप फाइबर लोगे, उतना हम्म, आपके जो अंदर के जो अच्छे बैक्टीरिया हैं या फंगस हैं वो ग्रो करेंगे, और वो अगर ग्रो ओके। करेंगे तो आपके अंदर का बैलेंस मेंटेन रहेगा। जी जी। डॉक्टर धड़, आपने डीएनए सीक्वेंसिंग की बात की तो मुझे अभी फटाक से एक बात आ गया, क्वेश्चन याद आ गया मुझे कि हाल में एक रिपोर्ट आई सर, कहा गया कि अब जो है मेल चाइल्ड कम बॉर्न होंगे। आई डोंट नो व्हाई, क्या उसका रीजन है, बट गर्ल चाइल्ड का कहा गया कि वो ज्यादा बॉर्न हो रही हैं, और देयर इज अ वेरी खतरा टाइप ऑफ थिंग कि अब खतरा है कि मेल चाइल्ड नहीं उत्पन्न होंगे। ऐसा कुछ है क्या सर? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैंने तो नहीं सुना है, पर मुझे लगता भी नहीं ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ नहीं, जी बिकॉज ये जी जी रैंडम प्रोसेस से होता है, तो इसमें जी तो ऐसा जी कुछ जी जी जी। सर अब आते हैं कि एक बड़े मुद्दे पर डब्ल्यूएचओ ने भी इसको लेकर बहुत हिदायत दी है, कहा है कि देखिए भारत में जो स्थिति है, 1 आउट ऑफ जो 3 इंडिविजुअल्स हैं सर, अगर देखें तो वो आइदर प्री डायबिटिक हैं या डायबिटीज की चपेट में आ गए हैं। और डायबिटिक जो है आज के देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे सर, डायबिटीज होता क्या है और ये मामला कितना गंभीर है और इसकी चपेट में क्यों? भारत की देखिए 140 करोड़ से अधिक की आबादी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला मामला है, 65% जो पॉपुलेशन वो 35 आयु वर्ग जो है इस सिलेक्शन क्राइटेरिया में ये ज्यादा चपेट में आ रही है। तो सर प्लीज इस पर आप अगर अपना एडवाइस दे सकें। देखिए डायबिटीज, इंडिया हैज ऑलवेज बीन द डायबिटीज कैपिटल। आई मीन ये काफी सालों से हम पढ़ते आ रहे हैं कि इंडिया डायबिटीज कैपिटल हो रहा है। जैसे जैसे इंडिया इकोनॉमिकली बेटर होता जा रहा है, डायबिटीज की प्रॉब्लम्स और आ रही है। सी इसका एक जी बहुत सिंपल सा कारण है। सी डायबिटीज देखने से एक मेटाबॉलिक डिजीज है। मेटाबॉलिक मतलब जो हम, मेटाबॉलिज्म मतलब होता है जो हम खा रहे हैं वो पच रहा है कि नहीं, सही से पच रहा है कि नहीं, ठीक है। जी सो हालांकि डायबिटीज इज अ मल्टीफैक्टोरियल डिजीज, मतलब इसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इन दिस मेटाबॉलिक डिजीज, लेकिन प्राइमरीली एक मेटाबॉलिक डिजीज है। तो ये होता क्यों है, क्योंकि और खासकर अभी क्यों हो रहा है ज्यादातर इंडियंस में, क्योंकि एक तो हमारा जो लाइफस्टाइल है, ये आप हर जगह सुनेंगे कि हमारा जो लाइफस्टाइल है ये थोड़ा सा मतलब हम बैठ बैठ के ज्यादा काम करते हैं, हम ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम ज्यादा स्ट्रेनस काम नहीं करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन पहले जो हमारा एग्रीकल्चरल फोकस पॉपुलेशन था, लोग खेतों में ज्यादा काम करते थे या लोग बाहर ज्यादा पैदल चलते थे। आजकल मोबाइल आ गया है तो सब कुछ घर बैठे हो रहा है, इनफैक्ट आप शॉपिंग भी घर बैठे कर रहे हैं। सेकेंडली जी आप आजकल ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, ठीक है, रिफाइंड फूड खा रहे हैं। जितना भी आप फूड को प्रोसेस करोगे उतना उसका नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो लॉस हो जाता है। अम, ओके। अब आप देख रहे हैं आजकल काफी जो जो खाना होता है वो हम स्विगी स्विगी वगैरह जोमेटो से मंगवाते हैं। फूड उसमें भी डिलीवरी क्या, ऐप। हाँ, डिलीवरी ऐप से मांग रहे हैं, वो हमारे लाइफ को तो इजी कर रहा है, लेकिन जो खाना हम खा रहे हैं, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, इजी टू ईट, जो फूड्स है वो खा रहे रेडी हैं। टू। एग्जैक्टली, रेडी टू ईट फूड, वो पैकेज फूड होता है मोस्टली, वो खा रहे हैं और जी ये बढ़ता जा रहा है। और हम साथ में ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, मतलब इन द सेंस मेहनत तो हम कर रहे हैं, ट्रेनर्स एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ वो नहीं कर रहे हैं। या जैसे मैंने शुरू में ही कहा थी, जो जैसा आप खाना खाओगे वैसा आपका गट का हेल्थ होगा। तो आप जितना जी प्रोसेस फूड खाओगे उतना आपका गट हेल्थ कम होगा। देयर इज अ थ्योरी जी जहाँ पे ये बोला जाता है कि अगर आपका डिसबायोसिस होता है, जिसमें मतलब इनबैलेंस होता है ना अच्छे और खराब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, अगर ये होता जी रहा तो ये लिवर को इम्पैक्ट करता है, इंटेस्टाइन से, वो फिर एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, एंड दैट लीड्स टू ओबेसिटी एंड टाइप 2 डायबिटीज। तो जी
एक जेनेटिक कंपोनेंट भी है, इंडियंस में एक पर्टिकुलर जेनेटिक कंपोनेंट है और बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें, बट मोर और लेस ये लाइफस्टाइल इशू है। अगर हम लाइफस्टाइल को नॉर्मल रखें, ठीक से खाना खाएं, ठीक से सोएं, सवेरे ज्यादा रात तक ना जागें, बिकॉज अगेन स्ट्रेस, इंसोम्निया, ये सब डायबिटीज कॉज करते हैं। और इंडिया में आप जानते हैं आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो रात को जगते हैं, काम के लिए ही शायद जगते होंगे, लेकिन जो भी करते हैं उनका लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो चुका है, जिसके कारण ये एक बर्डन हमारे देश पे आ रहा है और आने वाला है और जोर से, अगर हम ठीक से इसका रेमेडी ना करें तो। जी डॉक्टर धर, जी 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 प्लीज कंटिन्यू। नहीं मतलब डायबिटीज यही है। रिसेंटली हमने क्लिनिकल ट्रायल किया था हमारे बक्सपीक्स, जो हमारा माइक्रोबायोम टेस्ट, हम क्या, वैसे मैंने बताया ना आपको, बक्सपीक्स में हम पर्सनलाइज न्यूट्रिशन रिकमेंडेशन देते हैं, जो कि वो पर्सनलाइज होता है, वो किसी के गट के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे दिया जाता है। तो हमने क्लिनिकल ट्रायल किया था डायबिटीज पेशेंट्स को लेके। हम ये देखना चाहते थे अगर हम पर्सनलाइज रिकमेंडेशन दें बेस्ड ऑन द गट माइक्रोबायोटा तो क्या डायबिटीज इंप्रूव होगा। और हमारे क्लिनिकल ट्रायल में हमने देखा कि HbA1c जो एक मार्कर है, ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन जिसे कहते हैं, वो 20% तक कम हो गया in those patients who were following a personalized diet based on the recommendation given by Buckspeaks. So मेरा कहने का ये अर्थ है कि food plays a very important role. अगर आप खाने को ही ठीक से कंट्रोल कर ले, आपका डायबिटीज बहुत हद तक कंट्रोल हो सकता है। जी 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 सर, HbA1c का आपने जिक्र किया, तमाम जो डायबिटिक पेशेंट हैं या जो प्री डायबिटिक है वो इससे वो बड़ी बात ही जान रहे होंगे, 3 महीने के आसपास का ये रिकॉर्ड देता है। सर कौन सा लेवल होना चाहिए? आपसे अभी मुलाकात हो रही है तो किस लेवल तक रहे HbA1c तो माने कि बेहतर है, और का देखिए 6 से कम होना चाहिए, लेकिन अभी कुछ अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन से कुछ बातें चल रही हैं जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि 6 to 6.3 6.4 भी एक्सेप्टेबल रेंज है, लेकिन अभी तक इंडिया में 6 से कम होना आइडियल माना जाता है। जी that's basically it. बट ये थोड़ा सा लेवल जो है इधर उधर 0.2 इधर उधर हो सकता है, बट 6 से कम जनरली माना जाता है, अच्छा होता है। जी जी डॉक्टर धर, जैसा कि आपने शुरुआत में भी कहा कि जो इंडिया है डायबिटिक कैपिटल बनता जा रहा है, तो क्या यहाँ के खाने को लेकर विवाद है क्या? जो पहले से सुनते आते थे हम लोग कि यहाँ का खाना बड़ा गरिष्ठ होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है, सभी उसमें न्यूट्रिशंस होते हैं, तो अब क्या वो खाना खाकर ही हम लोग बीमार हो रहे हैं क्या? नहीं, इंडिया का खाना इनफैक्ट इज वेल नोन कि ये बहुत स्वादिष्ट। इनफैक्ट हम बचपन से सुनते हैं ना, हम फर्मेंटेड फूड हमारे लाइफ में ऑलरेडी बचपन से, दही वगैरह हम बचपन से खाते हैं। हम फल सब्जी, इंडिया तो ज्यादा फल सब्जी खाने वाला देशों में माना जाता है ना, तो इंडिया का खाना ऐसा ये प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बताया ना, प्रॉब्लम ये है कि हम ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, हम घर का खाना कम खा रहे हैं, हम प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खा रहे हैं, हम वो रेडी टू ईट ज्यादा खा रहे हैं, और हम एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, है ना। और क्या होता है कि देखिए, जो भी हम घर, जैसे हम देखिए हम घर में करेला खाते हैं, आप मान के चलिए कि करेला एक बहुत अच्छा वेजिटेबल है। हम कुछ घर में तो नीम के पत्ते भी खाते हैं घर पे, है ना। तो इंडिया का खाना इज रियली पौष्टिक। इट इज जस्ट दैट कि हमारे जो जनरेशन है अभी के, वो खाना छोड़ के ज्यादातर बाहर का खाना खा रहे हैं, ज्यादा तेल वाला खाना खा रहे हैं, और जो तेल है वो रिफाइंड ऑयल है, वो भी प्रॉब्लमेटिक है ना। तो ये सब मिलके, और हम ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम ज्यादा तो ये सब मिला के लाइफस्टाइल इशू है। देखिए, ये डायबिटीज मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल इशू देन एनीथिंग एल्स। ये क्रॉनिक डिजीज है, ये इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, तो इसलिए इंडिया का खाना सही है, इंडिया का खाना का प्रॉब्लम नहीं है। जी जी डॉक्टर धर, आपने अभी कहा कि रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं, तो क्या सर पहले पहले हम लोग के समय में हम लोगों ने सुना था अपने गार्जियन के कि डालडा चला था सर, डालडा के बाद आया रिफाइंड ऑयल आया, रिफाइंड ऑयल के बाद ऑलिव ऑयल आ गया, घी आ गया। आपसे समझना चाहेंगे सर कि क्या रिफाइंड ऑयल अब क्या कंज्यूमेबल नहीं रहा क्या? सब चीज देखिए, मार्जिन एक हम सबको बैलेंस करना चाहिए। अब रिफाइंड ऑयल ज्यादा आता है, वो बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा क्वांटिटी में ले। हर एक चीज अगर आप बैलेंस तरीके से लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात घी वगैरह की, घी भी अगर हम सही तरीके से ले तो वो बेनिफिशियल है, लेकिन अगर हम ज्यादा घी रोज खाए, वो सैचुरेटेड फैट है, सैचुरेटेड फैट होता है उसमें, तो वो फिर प्रॉब्लम करता है। तो कोई भी चीजों को अगर हम बैलेंस तरीके से ले तो वो प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए। हालांकि ऑलिव ऑयल इज सपोज्ड टू बी रियली गुड, ओके, लेकिन ऑलिव ऑयल बहुत एक्सेसिव है, सब ऑलिव ऑयल अफोर्ड नहीं कर।
एग्जैक्टली एग्जैक्टली। डॉक्टर धर, नेक्स्ट सवाल मेरे मन में आ रहा है कि एक्सरसाइज को लेकर कहा जाता है कि हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत बार आप देखते होंगे, मीडिया रिपोर्ट्स में भी आप देखते होंगे कि एक्सरसाइज करते करते व्यक्ति जो है उसको हार्ट अटैक आया, नहीं कोलैप्स्ड। तो अब उसमें भी पसोपेश में है लोग कि अब बताइए, अब जिसको मन कर भी रहा है, जिनका मेंबरशिप ले भी लिया है, और जब जा रहा है तो ऐसे न्यूज देख रहा है तो फिर डर जा रहा है। आपसे समझना चाहेंगे सर, क्या एक्सरसाइज करने का भी कोई तरीका है क्या? वो आपको लोग सुनना चाहते हैं, आपसे समझना चाहेंगे सर? देखिए, हर एक चीज का तरीका होता है ना। अब जरूरी है कि एक्सरसाइज जिम में ही करें। आप मॉर्निंग वॉक भी तो कर सकते हैं, आप जॉगिंग भी तो कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रेनस चीज अगर, अब देखिए वो जो केसेस आप सुनते हैं या पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, वो रेयर जी। केसेस है और उसका ओके। बैकग्राउंड हमें पता नहीं है ना। हो सकता है कि वो जो व्यक्ति जो कोलैप्स हो गए, उनका ऑलरेडी आर्टरीज में ब्लॉकेज था, उनको पता ही नहीं था, और जब वो स्ट्रेनस ओके। एक्सरसाइज करने लगे तो वो एम्पलीफाई होकर हार्ट अटैक के रूप में आ गया। तो ओके। आजकल के जनरेशन में इवन तो बहुत कम मिड एज के लोग 30, हैं सर जो कोलैप्स हो रहे हाँ, हैं, तो उनका आर्टरीज मिड ब्लॉक 30 हो गया होगा। हो सकता है, क्योंकि वही अगेन देखिए, खाने के ऊपर है। अगर आप बहुत फैटी फूड ले रहे हैं, आपको आप नहीं, देखिए ये सब चीज ऐसे होती है ना, ये जी। आपको पता नहीं चल रहा होगा कि कब आपका धीरे 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 प्लाक फॉर्मेशन हो रहा है आर्टरीज में, कब वो प्लाक फट के क्लॉट बन गया। जब वो क्लॉट बन जाएगा तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। कहाँ पे क्लॉट बन रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जी। तो एक्सरसाइज करने से वो व्यक्ति नहीं मर रहा है, लेकिन जी। एक्सरसाइज वो व्यक्ति का शायद अगर आप उसको देखेंगे, शायद उनको वो प्रॉब्लम पहले से अंदर था, जो कि स्ट्रेनस एक्सरसाइज करने से वो बाहर आ गया, एंड इट लेड टू जी। अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ सम इंडिविजुअल। सो जी ये तो है। सर, बट साइकिलिंग प्लीज 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 बोलिए। मैं मानता हूँ कि शुरू से ही जिम जाके वेट ट्रेनिंग करना, वो सब नहीं करके आप ओके। स्लो, आप योगा कीजिए। आप अगर आपको एक्सरसाइज करना है, आप योगा कीजिए, योगा से स्टार्ट कीजिए, आप हल्का ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, फिर आप जॉगिंग कीजिए। और अगर आप जिम में भी जाते हैं तो एक ट्रेनर के अंडर कीजिए, अपने आप ना कीजिए। एक ओके। न्यूट्रिशनिस्ट से भी आप बात कीजिए कि आपका खान पान कैसा है। थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपका जानना जरूरी है कि आपने लास्ट 2-3 साल में आपका रहन सहन खान पान कैसा रहा है। क्योंकि अगर जी। आपने अपने बॉडी को बहुत ज्यादा यूज किया है और स्ट्रेस स्ट्रेन में रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ा हुआ है, तो उसको फिर आपको पहले उसको ठीक करना चाहिए, एंड देन फिर आप स्ट्रेनर्स एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान देना चाहिए। जी। डॉक्टर धर, साइकिलिंग को भी लेकर पशुपेश में लोग रहते हैं। वो आजकल मार्केट में मिलता है सर, घर पे भी आप साइकिल ले आए और उसको चला रहे हैं आप। तो क्या साइकिलिंग रिगरस एक्सरसाइज में आता है, और अगर आता है सर तो कितने मिनट ही करने चाहिए? साइकिलिंग मेरे ख्याल से सेफ एक्सरसाइज है। इसमें तो ओके कोई, सर। अगेन देखिए, एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं है। वो जो आपने जी। रेयर केसेस देखा है, वो शायद वो इंडिविजुअल में शायद कुछ अंदर प्रॉब्लम हुआ होगा जो जी। डिटेक्ट नहीं हो पाया होगा टाइम से। तो जी। साइकिलिंग तो बहुत सेफ है। इनफैक्ट आप अगर नेदरलैंड्स या यूरोप में कुछ सिटीज में जाएंगे, वहां पे तो लोग ऑफिस वगैरह साइकिल से जाते हैं, और वो वहां पे जी। साइकिलिंग को बढ़ावा दिया जाता है। तो साइकिलिंग तो जी। बहुत सेफ है, साइकिलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। जी। 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 डॉक्टर धर, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए, लाइफस्टाइल चेंज करने पर आप बहुत जोर दे रहे हैं डॉक्टर साहब। तो सर, दो सवाल है। एक तो है कि तमाम तरह की जो ये नॉन जो कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, वो लगातार जो भारत देश में बढ़ रही है, जैसा कि आप कार्डियोवास्कुलर डिजीज देख लीजिए, और तमाम तरह की जैसे डायबिटीज देख लीजिए, और हाइपरटेंशन वाला मामला देखिए। तो सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे डॉक्टर धर कि क्या लाइफस्टाइल में जो चेंजेस लाना चाहिए, ताकि हर एक इंडिविजुअल का गट हेल्थ भी अच्छा हो, और जो ओवरऑल हेल्थ है, ताकि वो डायबिटीज से भी बचा रहे और तमाम तरह की जो बीमारियां उससे बचा रहे। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब हम लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करते हैं ना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर डेली रूटीन। मतलब आप डेली का जो आपका रूटीन है, वो आपको सही करना चाहिए। तो उसमें क्या है, जी। आपका सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपका नींद अच्छा होना चाहिए। क्योंकि हम नींद को ज्यादा तवज्जो देते नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं ना, अभी यंग रहते हैं तो सोचते हैं ठीक है 2-3 बजे तक पार्टी कर लेंगे, 2-3 बजे तक काम कर लेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर देर से उठेंगे। यही से आपका प्रॉब्लम शुरू होता है। बिकॉज देखिए, हर एक चीज का एक साइकिल होता है, जिसको हम सर्केडियम रिदम भी कहते हैं। जी। कि लाइट के साथ आपका शरीर का एक बहुत गहरा लिंक है, लाइट डार्कनेस जी। का एक लिंक है। इसको अगर आप जी। डेली क्रॉनिक वे में करोगे तो धीरे धीरे आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो अच्छा जी। नींद होना बहुत जरूरी है, अच्छा जी। खान पान होना। तो लाइफस्टाइल चेंज में जब हम बोलते हैं तो अच्छा खान पान होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रेस्ट्रिक्ट कर ले सब चीज को, आप ये ना खाए, ऐसा नहीं है। आप सब कुछ खाइए, बैलेंस तरीके से खाइए, और
कोशिश कीजिए, जैसे मैंने पहले आप डिस्कशन में कहा था कि फाइबर इंटेक बढ़ाइए, थोड़ा फर्मेंटेड फूड बढ़ाइए, थोड़ा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंटेक बढ़ाइए। तो ये आपका खान-पान अगर आप ठीक से रखेंगे, आपका नींद अगर आप ठीक से रखेंगे, थोड़ा-सा एक्सरसाइज अगर आप करेंगे, तो आपके बहुत सारे जो क्रॉनिक डिजीजेज़ हैं, उससे आप अपने आप को दूर रख पाएँगे, और अगर आपको हो भी गया है, तो आप धीरे-धीरे ठीक भी हो सकते हैं। तो जी, यही लाइफ़स्टाइल धन्यवाद। जी। जी। डॉक्टर साहब, कितने घंटे की नींद जो है पर्याप्त मानी जाए? आपको लोग सुनते हैं, आपसे जानना चाहेंगे, कितने घंटे की नींद होनी चाहिए? अगेन देखिए, ये जनरली कहा जाता है 8 घंटे की नींद आइडियल है ना? लेकिन कुछ सर, इंडिविजुअल्स ऐसे भी हैं जिनको आप 6 घंटे नींद देंगे तो उनके लिए वो काफ़ी है ना? ओके। लेकिन 6 to 8 hours इज़ जनरली अंडरस्टूड टू बी गुड इनफ स्लीप। जी, 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 जी। अब सर, आपसे ब्रेन हेल्थ पर आपसे बात करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, ब्रेन हेल्थ देखिए, सब हम लोग बचपन में ही पढ़ते थे कि सारा जो नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल कहीं न कहीं ब्रेन से होता है। सेरिब्रम हो गया, मेडुला ऑब्लांगाटा हो गया, ये टेक्निकल टर्म्स तो आप बेहतर बता पाएँगे। लेकिन सर, ब्रेन के हेल्थ को देखिए, आजकल बहुत स्ट्रेस है, तनाव है। हर किसी की अगर आप बीपी अगर देखें वर्किंग क्लास का, तो इट इज़ नॉट कमिंग 120/80, वो हमेशा 150, 155/100 रहता है। सबसे पहले ब्रेन हेल्थ, फिर उसके बाद हाइपरटेंशन पर आते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल भी है, इंडिया एक्चुअली एक डिप्रेशन कैपिटल भी बनता जा रहा है। इंडिया में जी, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन बहुत लेवल पे बढ़ रहा है। ये रिपोर्टेड होते नहीं है, बिकॉज़ अभी भी ना डिप्रेशन एक एक स्टिग्मा अटैच्ड है कि अरे साइकियाट्रिस्ट के पास कोई जाता है तो अरे इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसलिए लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि एक एक अंडरलाइंग डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी का एक उबाल हो रहा है इंडिया में, और उसका रीज़न भी है। देखिए, अगेन सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडिया में आजकल, जो कि क्योंकि हम देखिए, आफ्टर ऑल ह्यूमंस का एक सोशल एनिमल है ना? हम भी एक जानवर, लेकिन हम सोशल है। तो हम वो जो आज से 40 साल पहले का जो फैमिली स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया है काफ़ी, है ना? तो जो सपोर्ट सिस्टम है, आप देखिए वेस्टर्न वेस्टर्न कंट्रीज़ में डिप्रेशन बहुत रैम्पेंट है, क्योंकि उनका सोशल स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। इंडिया का, इनफैक्ट नॉट ओनली इंडिया, एशियन कंट्रीज़ का इन जनरल सोशल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था और अभी भी है कंपेयर्ड टू द वेस्टर्न कंट्रीज़, क्योंकि हमारे चाचा हैं, दादा हैं, सब अभी भी एक साथ रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम होता है तो एक साथ आ जाते हैं। फैमिली स्ट्रक्चर अच्छा होता है। ये धीरे-धीरे चेंज हो रहा है। सेकंड क्या हो रहा है कि हम जो हमारा जॉब है, ये भी एक तरह से स्ट्रेस का बहुत बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है। लोग पागलों की तरह एक रैट रेस में लगे हुए हैं, तो वो भी एक एक बड़ा फैक्टर है। थर्ड, एजुकेशन सिस्टम इंडिया का, वो भी स्ट्रेस बच्चों को, देखिए क्लास 5-6 से या 4, इवन क्लास 2-3 से मैं देख रहा हूँ बच्चों को इतना स्ट्रेस डाला जाता है। हालांकि कोशिश किया जा रहा है कि स्ट्रेस कम हो, एग्जामिनेशन थोड़े से रैशनलाइज्ड हो, लेकिन अभी भी चेंज नहीं हो रहा है। मैं अभी भी देख रहा हूँ क्लास 4 के बच्चों को अभी से IIT JEE के लिए प्रिपरेशन के लिए उनको रेडी किया जा रहा है। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आप बच्चों को इस लेवल पे स्ट्रेस दे रहे हैं, यही बड़े होके फिर डिप्रेशन एंग्जाइटी पे, क्योंकि उनका माइंड को ऐसे ट्यून किया जा रहा है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये गलत है। देखिए, एक बहुत मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अगर आप एक मछली को उसके पेड़ के चढ़ने के एबिलिटी से तोलेंगे तो वो तो फेल हो जाएगा, है ना? मछली का वो स्ट्रेंथ नहीं है, मछली को तो पानी में तैरने का स्ट्रेंथ है। अगर आप उसको बोलोगे कि आप पेड़ में चढ़ो, आप दिखाओ, तो वो तो फेल हो गया। तो हर एक इंडिविजुअल का अपना स्ट्रेंथ होता है। हम उस स्ट्रेंथ को अगर हम उजागर ना करें, हम उसको दबा के रखें, तो ये जी, स्ट्रेस एंग्जाइटी बढ़ता रहेगा। तो इंडिया में जी। ये एक प्रॉब्लम हो रहा है। एंड मैं आपको इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, और प्लीज़ वो सर, है कि प्लीज़। खान-पान, वो है जी, खान-पान। जी, क्योंकि गट हेल्थ के साथ ब्रेन हेल्थ का बहुत बड़ा लिंक है। तो जी, जैसे-जैसे मैंने आपको कहा ना कि अगर आपका डिसबैलेंस होता रहेगा गट में, बिकॉज़ ऑफ जी, योर लाइफ़स्टाइल, बिकॉज़ ऑफ योर फूड हैबिट्स, वो जी, धीरे-धीरे आपको ब्रेन में भी नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा और करता है। तो जी, ये जी, सब फैक्टर्स मिला के जी। इंडिया में ये डिप्रेशन और एंग्जायटी केसेस बढ़ रहे हैं। जी, जी, जी। अब सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि हाइपरटेंशन होता क्या है? देखिए, जब आदमी यंग होता है, जब जिम जाता होता है, जब सब होता है, तब उस समय आदमी कभी ये चीज़ ना मेज़र ही नहीं करता है। लेकिन जब वो बाद में जब उसको कोई परेशानी होती है डॉक्टर साहब, तब उसको पता चलता है कि अरे भाई, उसको तो बीपी थी और प्रोलॉन्ग था वो बीपी, और अब वो हाइपरटेंशन का शिकार हो गया है। तो सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे सर कि हाइपरटेंशन होता क्या है? अगर हो तो क्या इसको अवॉइड करने के लिए क्या हमें चीज़ें करनी चाहिए?
देखिए हाइपरटेंशन टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए तो ये ब्लड प्रेशर है ना। इसके दो जी। पहलू होते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जब ओके। आपका हार्ट पंप कर रहा है जोर से, कितने प्रेशर से पंप कर रहा है, तो वो सिस्टोलिक प्रेशर से मान लेते हैं। और डायस्टोलिक उसका एक छोटा वर्जन होता है, जब फिलअप होता है हार्ट में, तब कितने प्रेशर जी। से फिलअप होता है। जी। तो नॉर्मल कंडीशंस में जब आप स्वस्थ हैं तो आपका एक प्रेशर का एक यूनिट होता है कि 120/80 हम कहते हैं, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, है ना। ओके। लेकिन ओके। जैसे जैसे आपका एज होता है, जैसे जैसे अगर आपका कुछ क्रॉनिक डिजीज हो रहा है, तो क्या होता है कि आर्टरीज जो है वो उनमें कुछ कुछ डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। उनका जो कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर है वो थोड़ा सा अफेक्टेड होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जी। हार्ट को जोर से पंप करना पड़ता है, जी। जिसके कारण जी। आपको ये हाइपरटेंशन होता है। तो टेक्निकली दिस इज व्हाट हाइपरटेंशन इज। अब जी। हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है, अगेन इन सब का अगर आप कोई भी क्रॉनिक डिजीज देखेंगे ना, उन सब का एक ही जड़ है, वो है लाइफस्टाइल। ओके। ओके। गलत ओके। खान-पान और लाइफस्टाइल। अगर आप ओके। लाइफस्टाइल को ठीक कर देंगे, आप ये बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज को आप दूर रख सकते हैं अपने से। जी। अब जी। देखिए जी। कुछ एज रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जैसे आप एज हो रहा है, जैसे अगर आपका खान-पान भी सही है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि एज के कारण ये इश्यूज हो जाती है, तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। बट हाँ, अगेन जी। उसमें भी अगर आप खान-पान अच्छा रखेंगे तो आपका जो इम्पैक्ट होगा, वो कम जी। होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप कुछ ना करें। जी। जी। तो बेसिकली दैट इज़ ऑल अबाउट हाइपरटेंशन। जी। अब लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, देखिए कहा जाता है कि व्हाइट चीजों से बचा जाए। आप तीन जैसे ज्यादा शुगर ना लें, ज्यादा चीनी ना लें, ज्यादा मैदा ना लें। ये मामला है क्या सर? और अगर अगर मान लीजिए किसी को कोई प्री डायबिटिक है या डायबिटीज उसको हो चुका है, और तीसरा जिसको कुछ नहीं है, उन तीनों के लिए आपके क्या सुझाव होंगे? शुगर का तो देखिए अभी बहुत रिसर्च बहुत सिंपल है। शुगर मतलब कैलोरी में बोल रहा हूँ, कैलोरी रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। अगर हम कैलोरी रेस्ट्रिक्ट करेंगे, हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। इनफैक्ट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। प्लीज सर। रिसर्च में देखा गया है कि अगर आप कैलोरी रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो आपका लाइफस्टाइल भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो शुगर, और वो भी रिफाइंड शुगर, वो तो जितना कम ले उतना बेटर है, चाहे आप हेल्दी हैं या चाहे आप प्री डायबिटिक या डायबिटीज, एनीवे आपको शुगर मना करते हैं। तो शुगर जी। तो आपको बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में लेना चाहिए। रही बात मैदा की, देखिए मैदा जो है वो अगेन एक रिफाइंड, एक प्रोसेस्ड फूड है, उसमें बहुत सारे जी। न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। इसके जी। कारण मैदा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है काफी लोगों में, इसलिए वो भी ओके। मना किया जाता है। सॉल्ट भी जी। वही बात है। सॉल्ट देखिए, अगर आप ज्यादा सॉल्ट लेंगे तो अगेन इट विल लीड टू हाइपरटेंशन वगैरह। और कुछ कुछ रिसर्च ये भी कहते हैं कि ज्यादा सॉल्ट एक्चुअली लीड्स टू एलर्जी। पर पर यही चीज है कि ये तीनों चीजें जो हैं, इनको जितना आप कम लें, मार्जिनल लें, उतना बेटर है। अ, जी। जी। अ, आपने तीन चीजों का नाम लिया, तो मैंने इन तीन चीजों के बारे में आपको थोड़ा सा बताने की जी। कोशिश किया। जी। तो दैट्स बेसिकली। जी। डॉक्टर धर, अंतिम सवाल, चूँकि आपसे मैं चाह रहा हूँ कि जितने सवालों का जवाब मैं ले पाऊँ। सर रोटी को लेकर भी आजकल बहुत सोशल मीडिया पर आप देखिए तरह-तरह के रील्स जो हैं वायरल होते रह रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि रोटी जो हम लोग खा रहे हैं, वो भी हेल्दी नहीं है। उसमें उसकी वजह से जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो शुगर बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है। तो रोटी छोड़कर क्या खाया जाए सर? चावल में तो पहले ही कहा जाता था कि देखिए, उसमें भी शुगर है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखिए वही है, अगर आप एक तो आप व्हीट प्योर मतलब होल ग्रेन की रोटी अगर खाएं तो वो बेटर है ना। जब हम जी। होल ग्रेन कहते हैं मतलब उसमें कोई प्रोसेस नहीं हुआ है वो। ज्वार की रोटी खाइए, मिलेट्स की रोटी, मिलेट्स का जो बाजरे की रोटी खाइए, ज्वार। जी। इनफैक्ट ज्वार बाजरे की रोटी इज वेरी वेरी हेल्दी। ठीक है। ओके। अगर आप मल्टीग्रेन रोटी खाइए, अगेन उसमें आपको फाइबर कंटेंट ज्यादा मिलेगा। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़ देना है, त्याग देना है, ऋषि मुनि बन जाना है तभी आप ठीक होंगे, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ वही खाना खाइए, थोड़ा सा आँख खोल के, थोड़ा सा। हमेशा क्या होता है, जो चीज हमारे जीभ को लुभाती है ना, वो जरूरी नहीं है कि वो हमारे शरीर के लिए भी अच्छा हो। तो जी। वो जी। चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिए। बाकी मेरे हिसाब से सब चीज थोड़े थोड़े जिसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट होना चाहिए। और इंडियन फूड इज जी। एक्सीलेंट। बहुत आप शुक्रिया। इंडियन खराब नहीं जी। जी। जी, 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 जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने तमाम मुद्दों पर बहुत बेबाकी से अपनी राय रखी, शुगर के बारे में बताया, सॉल्ट के बारे में बताया, आपने हाइपरटेंशन को कैसे रोकें, गट हेल्थ के बारे में बताया, और रिसेंट जो आपका जो डेवलपमेंट है ल्यूसीन रिच बायो, उसके बारे में भी आपने विस्तार से बताया। इसके लिए हम बहुत आभारी हैं सर, और आपसे आगे भी आपसे आग्रह करेंगे कि सर हेल्थ से रिलेटेड मुद्दों पर अगर जब भी समय हम आपसे माँगे तो प्लीज़ दीजिएगा।
श्योर, थैंक यू सो मच विशाल जी, आपके क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे थे और मुझे अच्छा लगा डिस्कस करके आपसे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जी। तो इसी तरह देश और दुनिया और खासकर हेल्थ से रिलेटेड मुद्दों को देखने के लिए आप प्लीज हमारे चैनल पर आएं, लोकमत हिंदी को देखें, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच सर।